पर हम लोग एक वैज्ञानिक संगोष्ठी करेंगे एक हफ्ते के अंदर, जिससे कि लोगों के अंदर आधुनिकीकरण जाए कि नई टेक्नोलॉजी से हम किस तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस क्षेत्र में जो फिश फार्मर हैं कैसे अपने विकास मतलब हम अपने आय को दुगनी कर सकते हैं, कैसे वो उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है, प्रमुख रूप से है। दूसरा एक मानसून है इस समय, क्योंकि मानसून में लोगों के तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जिस तरीके से रेड अलर्ट हो रहा है, और इस मानसून के आने के बाद आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। कल मैं खुद ही बलरामपुर और श्रावस्ती गया था, वहाँ बाढ़ के 2 ऐसे निषाद बच्चे थे, डूब के मर गए थे, उनको अपने मछुआ कल्याण कोष की तरफ से मैंने उनको, हमारे यहाँ जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है ऐसे लोगों को, या और भी जो कोई तरफ वो नहीं मिला तो उनके घर के लोगों के इलाज कराने की व्यवस्था, और उनका जो मृत है उनके हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष में एक तरीके से दैविक आपदा में मृत्यु होने से, सांप काटने से, डूबने से, उनको हम 5-5 लाख रुपए की राशि के घोषणा करके आए हैं और जल्दी उनको दे दिया जाएगा। आज के दिन में लोगों से अपील है कि बाढ़ और बरसात में लोग अपना सुरक्षित स्थानों पर हैं, अब बच के अपने अलर्ट होके चलें जिस तरीके से लोग आए। और चूंकि सरकार ने तो इंतजाम किए हैं, पहले से कैंप हम लोग गए थे, अभी बहराइच में बैठक किया हमने, औरैया में बैठक किया, तो लोग राहत कैंप पहले एडवांस में है, उनके पैकेट फूट के हैं पहले से है, डॉक्टरों की टीम है, बता के आए थे वहाँ हमारी जो महिलाएं हैं जो ऑलरेडी उनको गर्भवती हैं तो जिनका टाइम हो चुका है उन्हें अस्पतालों में एडवांस में ला के भर्ती कर दो, उनकी व्यवस्था रखो। कोई और भी रोगी है, सांस का रोगी है या गंभीर जो है डायबिटीज, हाइपर, ऐसे लोगों को चिन्हित करके किया जाए। और अक्सर पहले होता था बाढ़ आ जाने के बाद कुछ ऐसे स्थान हैं जो अभी उनको नहीं बचाया जाता, नदियों और बीच में वो माइग्रेट हटना नहीं चाहते हैं, वो आना नहीं चाहते, वहीं रहना चाहते, तो वो तार और रहता था तो एनडीआरएफ की टीम जाती थी तो वो फंस जाते थे, तो रबड़ की नाव फट जाती थी। तो उन्होंने उसका ग्राफिक करा दिया, पहले से रोड बना दिया कि अगर बाढ़ आएगा तो किस रास्ते से जाएंगे जिससे तुरंत राहत मिल जाए। राहत बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं, ऐसे में हम लोगों ने कल किया था। हमने दोनों, और भी मैं श्रावस्ती और बलरामपुर गया था, वहाँ रोडों पर पानी बह रहा था। इंतजाम हमारी सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको खुद अब देख रहे हैं। तीसरा, बार बार विपक्ष के द्वारा और लोगों द्वारा हमारे समाज को भ्रमित किया जाता है आरक्षण के मुद्दे पर, तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मतलब मैसेज देना चाहता हूं पब्लिक को कि आरक्षण का मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी जब सदन में पहले सांसद थे तब आवाज उठाते, भारतीय जनता पार्टी के खुद के मूल एजेंडे में जो मछुआ विजन था उसमें था। हम जब आए आज के 10 साल पहले तो हमने उस पर देखा कि कितनी विसंगतियां हैं, तो उसको जब ढूंढना शुरू किया तो पाया कि ऑलरेडी ये जो फिशर जो लेदरमैन वाशरमैन के साथ साथ जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, ये क्रिमिनल कास्ट घोषित है। मुगलों अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है और जिसके वजह से ये तो 1931 से जो अनुसूचित जाति की जो सूची बनी है तब से सूचीबद्ध है, तब से इन्हें सुविधाएं मिल रही थी। चूंकि अंग्रेजों को मार कर भगा रहे थे इसलिए वो लेने नहीं जा रहे थे, और न लेने के नाते देश तो आजाद हो गया, संविधान बन गया, लेकिन आजाद भारत में भी 5 साल 16 दिन गुलाम रहे और ये लेने नहीं गए। और बाद में 31 दिसंबर 1952 में जाकर क्रिमिनल कास्ट हटा, तब जाके अपने जाने के हम भी देश के नागरिक हैं। और तब तक एक शासन खत्म हो गया था, जो चलाक थे, एक 5 का वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसमें जो लोग थे, जिसे सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में एक लेदरमैन के लोग अपनी संख्या से ज्यादा 100 गुना ज्यादा कब्जे, तो ये 66 समूहों का हिस्सा एक वर्ग दे रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने बार बार इसके लिए किया, पता चला कि पब्लिक फाइल 74/4 1950 ये 2012 में गायब की गई होम मिनिस्ट्री से, और सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, और उसमें 2 मंत्री उस फाइल को मंगाए फिर वापस नहीं जमा किए, मुकुल वासनिक और शैलजा ने। तो अगर कांग्रेस निषादों के हितैषी बनना चाहती, सपा बसपा बनना चाहती है, तो पहले वो 2 मंत्री जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो ईमानदारी से उस फाइल को वापस करें और इन मछुआ समुदाय का जो आरक्षण है उसके साथ खड़े हों। और हमारी सरकार ने, मैं बता दूं देश समाज को, कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब पत्र लिखा, जो एक रैली हुई थी रमादेवी पार्क में, उसमें आरक्षण की आवाज हमारे लोगों ने उठाया भी था, उस आरजीआई से रिपोर्ट मांगा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन आरजीआई ने भी क्या किया कि दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने मांगा था, इसमें क्या है, क्या सही है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, 1931 से लेकर 61 में तक गिनती हुई थी और बाद में इनका ओबीसी में हो गया, कि नादर क्या सच्चाई है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया
किया कि नहीं, हम सेंसस में 1961 में प्रिंटेड है और इनकी गिनती 1961 तक यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश शासन में मझवार के नाम से होती है आज। और ये 1961 में 70 लाख थे, लेकिन आज इनकी संख्या, चूंकि इनकी उपजातियों को ओबीसी में डाल दिया गया, अब इनकी गिनती ओबीसी में होने लगी, इनका करना, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आरजीआई को पत्र दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं कि उसको दिल्ली भेज दिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय को कह दिया कि वो मतलब इनके अधीन आता है, वो इस पर करें और हम यहाँ ये बात सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये बहुत ही संवेदनशील मामला है जिस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि अब इस पर हम अपनी बैठक चल रही है अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कि ये बड़ा संवेदनशील मामला, कांग्रेस ने नहीं टैकल किया, कांग्रेस की दशा खराब हो गई, सपा बसपा ने भी इनके साथ धोखा किया, उनकी भी दशा है। आज इनके न होने से निषाद भी उदासीन है और जिस एक्टिविटीज का साथ इनको वोट देना चाहिए, चूंकि वादा हम लोगों ने आरक्षण का किया था इनसे और उसकी वजह से कुछ परसेंट 25-30% ऐसे रहे जो निषाद आज के दिन में उदासीनता की तरफ है, वो आरक्षण की तरफ है। लेकिन इनके भी मामले अगर हल नहीं हुए तो भी क्योंकि नतीजा नुकसान होने मतलब ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हम इधर प्रयास करें। लेकिन अपने समाज से अपील करूंगा कि आरक्षण को खाने वाले जो लोग हैं वो 23% में आपका नाम है, उलझाने वाले समाजवादी पार्टी है और उसको भाई को गायब कराने वाली कांग्रेस पार्टी है। इनसे सतर्क रहें कम से कम, जो आरक्षण के असली आपको उलझा के 70 साल से रहा देने वाली भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि आरक्षण के मुद्दे को जल्दी से हल करें। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, हर टेबल पर हम अपनी बातों को रखना। कि उत्तराखंड में जिस तरीके से एक शासनादेश जारी हुआ है कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है और उसके अंदर टमटा है, प्रजापति हैं और उनका एक सूची है, उसी तरह के उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं कि एक शासनादेश जारी हो कि केवट मझवार जाति नहीं, तुरैया जाति नहीं, जातियों का समूह है, उसमें केवट मल्लाह उसकी उपजाति है, उसको मझवार का सर्टिफिकेट दे देगा। और हमारे नाम को केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, मातम, तुरैया ओबीसी से निकाल दिया गया है। मतलब राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर रखा है 31 दिसंबर 2016 को, तो हम ओबीसी से निकले हुए तो उसको एनआईसी से भी निकाल दिया जाए और ओबीसी की लिस्ट से भी निकाल दिया जाए और ऑलरेडी इनका एक सूची जारी कर दिया। इसमें बहुत कुछ, हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का है, इंक्लूजन का नहीं है। और इंक्लूजन के मामले को सदन में आवश्यकता पड़ती है, एक्सप्लेनेशन मामले को शासन स्तर से निपटाया जा सकता है। ये प्रमुख मुद्दा था। और उपचुनाव में भी हम एक इतना कहेंगे कि 10 उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। तो उपचुनाव में हर जिले में जो चुनाव होना है, जो सीटें हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ उतर चुके हैं। हमारा जो बेस वोट है उसको हम सहेज कर, जो कमी हुई है, जो सपा बसपा ने, कांग्रेस ने ये भ्रमित करके आरक्षण का भय दिखाकर और संविधान का भय दिखाकर जो वोट लिया है, उसको हम लोग लोगों को समझा रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें बता रहे हैं। और निषाद को ये कह रहे हैं कि साहब हमको तो आरक्षण मिला ही नहीं, तो हम काहे सपा से डरेंगे, क्यों उनसे संविधान से डरेंगे और उनको वोट करेंगे। हमने तो वोट किया है और कुछ जगहों पर वोट डालने कम गए हैं, इसका मतलब रिपोर्ट आई है। तो उपचुनाव में हमारे जो कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनी है, चुनाव लड़ाने के लिए बनी है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए बनी, तो उपचुनाव हमारे मझवा और एक कटहरी हमारे निषाद पार्टी के खाते की सीट थी। तो मझवा के जो विधायक थे वो भी हमारे कोटे से, निषाद पार्टी कोटे से, भदोही से सांसद हो गए, वो जगह खाली है, वहाँ भी निषाद पार्टी लड़ेगी। अभी हम कौन जीत सकता है कार्यकर्ता, कौन वहाँ किस तरीके से समीकरण है, उस पर कार्य चल रहा। वहाँ हमने जोनल और कटहरी में भी हम बहुत कम वोटों से हारे थे, हमको लगता है कि 4-5 हज़ार वोट के आसपास अंतर से हारे थे और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो उस पर भी, कटहरी पे भी हमने 2 जोनल वहाँ के 2 कोऑर्डिनेटर मैंने भेज दिया, कार्यकर्ता नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं और समीक्षा हो रही है कि अब वो जो बीच में जिस तरीके से अपेक्षित लोकसभा में रिजल्ट नहीं आया था और जो भी कमियां थी, उस कमियों में ढेर सारे चीज़ें आ चुकी हैं और उसमें कुछ भ्रम बस लोगों ने वोट ज़्यादा डाल दिया और झूठ पर, फरेब पर ज़्यादा विश्वास कर लिया, इसलिए वोट जो है कुछ जो जातियां आरक्षण पर ज़्यादा लाभ, जैसे सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 27% के आरक्षण पर 2-1 जातियों का ज़्यादा कब्जा है, समूह बहुत है, और एससी में भी 23% में कुछ जातियों का कब्जा है, बाकी 66 समूह उसमें नहीं है। तो जिनका आरक्षण में ज़्यादा कब्जा है वो जातियाँ भय से, डर से, संविधान का जो भय था, देखा है कि
400 पार हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, ये उधर। तो उत्तर प्रदेश में इस चीज को वो जातियां एक मुश्त होकर वोट दे दिया। तो उन्हें बताना अब जरूरी है कि भाई इस तरीके से मतलब भ्रमित हो और इस तरीके का। तो ये मुख्य मुद्दा आज था। और एक आज महत्ती योजना है कि मैं पिछले बार बांदा गया था, तो बांदा में 40 एक नाव डूबने से 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो उस समय हम लोगों ने एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, एक निषाद राज बोर्ड की स्थापना हुई, एक नीति बनी, और एक मुख्यमंत्री संपदा योजना। तो निषाद राज बोर्ड योजना में हम लगभग नागरिकों को बीपीएल अंत्योदय है, अंत्योदय का अगर नहीं कोई आदमी लेगा तो बीपीएल को देंगे, वो नहीं लेगा तो सामान्य को देंगे। इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि गरीब आदमी जो नदी के किनारे रहता है, ताल के किनारे, वो वोट ले। तो उसका पोर्टल खुला हुआ है निषाद राज बोर्ड योजना का, लगभग 29,500 उसको हम 40% सब्सिडी दे रहे हैं कि वो एक तो नाव भी खरीद ले और अच्छा जैकेट भी खरीद ले, जिससे कि कभी मिस हैपनिंग न हो। इस तरीके से उसका पोर्टल चल रहा है। अभी हम 25 तारीख तक चलेगा, वो अपने उसको भर दे और फार्म भर दे। अगर कोई कागज कमी है तो कागज बाद में भी लगा दे, हमने उससे व्यवस्था रखा है। किसी का फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, रिटर्न करके उसका फार्म फिर से सही कर लिया जाएगा। और चूंकि गरीबों के पास मोबाइल और सब चीज ज़्यादा चीज नहीं है, तो प्रेस के माध्यम से ही हमने इसलिए उसको किया है कि आपके माध्यम से जाएगा, लोग बताएंगे, कम से कम गांव के निचले स्तर तक जाएगा। तो गरीब आदमी जो हमने अंत्योदय के लिए व्यवस्था की है, हमने कानून में मतलब हम लोग कैबिनेट में पास कर रखे हैं कि पहला जो उसका हकदार होगा वो एकदम अंत्योदय वाला होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, खेत बाड़ी घर। उसके बाद तब कार्ड धारकों का होगा, फिर जब नहीं लेंगे तो सामान्य होगा। अवेयरनेस न होने की वजह से पिछले बार मैंने देखा कि जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं वो पकड़ के लाके अपने लोगों को भरवा के नाव ले लिया। लेकिन इस पर भी इस बार प्रतिबंध है कि कोशिश करके छांट करके जो ठेकेदार के अंदर नहीं होंगे, इंडिविजुअल होंगे, उन्हीं को हम लोग नाव देंगे। ये पोर्टल खुला हुआ है। दूसरा, मछुआ कल्याण कोष में 6 योजनाएं पहले भी चल रही थी, उसमें समय कम होने के नाते हमारे डायरेक्टर न होने का से जो पैसा हम पूरा दे नहीं पाए थे। तो अभी भी उस योजनाओं में हमारे पास पहला योजना है कि एकल आवास, जिसके पास घर नहीं है उसके फार्म दिए जा रहे हैं। जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें हम एक कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं, जिसमें हम कोचिंग और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। तीसरा, उनके शादी की व्यवस्था के लिए है कि अगर शादी लड़की का नहीं हो पा है तो हमारे फार्म भर के ले सकता है। दूसरा, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, मछुआ मतलब अगर उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो वो हमारे यहाँ फार्म इलाज करा ले किसी डॉक्टर से और उसी मोबाइल में भर ले। और मोबाइल भरने के बाद 3 दिन हमारे विभाग में जांच का टाइम दिया, 5 दिन डीएम के यहाँ दिया है, बाकी हमारे निदेशालय पाएगा, वो कर दिया जाएगा। हमने पिछले बार पेमेंट भी किया। तो ऐसे इलाज के लिए है। स्किल डेवलप के लिए हर जिले से हम 10-10 लड़कों को और लड़कियों को भी लगभग 500 उनको हम लोग जिले स्तर पर ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम बनाया है। फिर जिले पर करेंगे, जिले से प्रदेश में लाएंगे और दूसरे प्रदेशों में ले जाके बड़े बड़े जो भुवनेश्वर वगैरह है और कलकत्ता में है, तमाम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं और बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं जहां मछली उत्पादन अच्छा है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर्ड करने के लिए, तरीका सिखाने के लिए उनके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई। और इस बार हमने एक माता सुकेता, निषाद राज की जो माँ थी, माता सुकेता के नाम से महिला सशक्तिकरण में हमने केस डलवाया था लगभग 5 करोड़ का, और इस बार वो भी अभी जारी है। इनके लिए ऋण माफी के लिए व्यवस्था दी गई, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए पैसा देने का। ये मछुआ कल्याण कोष का है। एक तो ये दोनों चल रहा है। एक मुख्यमंत्री संपदा योजना में है कि अब तक पट्टे धारकों को हम 2.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए हर एकड़ में देते, 3,20,000 देने का। तो ऐसे पट्टे धारक जिनके पास कुछ नहीं है वो हमारे यहाँ भर दें, उनको हम बीज डालने के लिए, उनके लिए बीज के लिए और उनके लिए भोजन के लिए और जाल के लिए, जो भी उसमें और भी तमाम इक्विपमेंट है वो ले सकते हैं। अभी हमारे यहाँ की योजना आ रही है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कि जो महिलाएं पट्टे धारक हैं प्रदेश भर में, वो उनके नाम से पट्टा है तो 75,000 का हम एक एयरेटर दे रहे हैं कि जो वो पानी को, ऑक्सीजन जो कम होगा उसको मेंटेन करेगा, मछली ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सब रहेगी। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी हम लोग एक बना रहे हैं पोर्टल, और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि फिशरमैन को, फिश फार्मर को, फिश वेंडर को और ज़रूरतमंद को सबसे पहले मिले, और बाद में वो अभी पोर्टल तैयार हो रहा है, वो खोला जाएगा, आगे आएगा। तो प्रमुख रूप से आज का एक ये था कि आज आधुनिक दिवस है मछुआरों का, एक नेशनल फिश फार्मर डे है, और आज ही के दिन वैज्ञानिकों ने मत्स्य पालकों के लिए एक ऐसा दरवाजा खोला था
जिससे परंपरागत ढंग छोड़ दीजिए कि इंतजार करेंगे कि इतने आएगा, अंडा होगा, कहाँ होगा। हम कंट्रोल की ब्रीडिंग करेंगे, एक जगह करेंगे, उन बच्चों का संवर्धन करेंगे, दवा देंगे, बढ़ाएंगे, फिर बड़ा करके हम मछली डालेंगे तो उनका उत्पादन अधिक होगा। और उसमें सफलता भी मिली। उत्तर प्रदेश एक सर्वोत्तम प्रदेश बना। इसलिए वैज्ञानिकों को, चूंकि मैं भी एक तरीके से साइंटिस्ट ही रहा, तो मेरा एक धर्म बनता है कि जो भी इस क्षेत्र में काम किया हो, डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे, उन्होंने शुरू किया था, उनके जो साथी डॉक्टर थे वो डॉक्टर अली खान थे, ये अली कुंज थे, ये दोनों लोगों ने मिलकर इसमें सफलता प्राप्त की थी। और उसके वजह से आज के दिन में हाईटेक नर्सरी है, हाईटेक एक हैचरीज है कि एक ही जगह हम एक ऑटोमेटिक प्रोसेस से 10-20 प्रकार की मछलियों को, एक ही मशीन से 20 प्रकार की मछलियों को अंडे निकालना, बच्चे पैदा करके वो आगे बढ़ाकर उनको देना, इस तरीके का आज का हाईटेक हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में अब जो समुद्री में बड़े बड़े झींगे होते थे, अब मीठे जल में भी पैदा करने का तैयारी चल रही है। और उसके वजह से हम लोग और लोग इस क्षेत्र में जानते हैं कि मछली पालन ही एक मछली के क्षेत्र में व्यवसाय, ऐसा नहीं है। एक तो बच्चे पैदा करना, हैचरीज का सिस्टम उत्पाद, फिर दूसरा उसमें एक बच्चे को रेयरिंग बैंक बना सकते हैं। जैसे अभी धान की रोपाई हुई है, तो धान की रोपाई हुई है और 3 महीने में धान होगा, तो अपने मेढ़े को ऊंचा कर लें और 1-1.5 फीट पानी रहता ही है, और पानी जितने धान में पानी रहता है उतने जल्दी उसमें जीरा ले जाके डाल दें और फिंगरलिंग्स तैयार हो जाएंगे और उसको 2-3 रुपए में बिक जाते हैं। तो धान के खेत में भी हम बच्चे बढ़ाकर उस बैंक को एक तरीके से, धान तो है ही है, और धान में वो जो मछली दाना खाएगी और मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो धान के लिए अमोनिया का काम करेगा। तो एक दूसरे का पूरक है। तो धान का पैदावार बढ़ेगा और उसमें मछली को भी बढ़ा सकते हैं, हम आय को दुगनी कर सकते हैं। ऐसा हम लोग इसके करें। तो ये चीजें थी आज के दिन में। दूसरा मदुरई में 12 तारीख को कार्यक्रम है, वहाँ जाएंगे और 1 हफ्ते बाद यहाँ आएंगे। प्रमुख रूप से यही था, इसके लिए हम आपको धन्यवाद। सर ये बताइए कि आरक्षण को लेकर के आपने बात कही, आरक्षण आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सपा ने बर्बाद किया, फिर कह रहे हैं अगर वो हमारे साथ हैं तो हमारे साथ दिखाएं उस आरक्षण। नहीं, मेरे समाज का वोट ले रहे हैं और मेरे समाज के कहते हैं कि निषाद समाज हमारे साथ है और हमारे को वोट दे दिया है। तो अगर समाज उनको वोट दिया, वो चिल्ला रहे हैं और लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो कम से कम करके तो दिखाएं कि हाँ, कि हम तुम्हारे आरक्षण के साथ, आरक्षण पे ये हमने काम किया है, गलती किया है। अभी तो जो संवैधानिक स्थिति है, जो मेरे पास पेपर है, एक तरीके से ये लटकू राम है, क्योंकि जब राज्यपाल किसी चीज का नोटिफिकेशन कर देता है तो उसमें कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता, न्यायालय चलता ही नहीं, राज्यपाल राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन। तो जब 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते हमें ओबीसी से निकाल दिया। जब ओबीसी से निकाल दिया और एससी का मिला नहीं, कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो स्टे तो कर दिया कि एससी नहीं मिला, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ओबीसी में रहेंगे, ऐसा कोर्ट ऑर्डर कर ही नहीं सकता, क्योंकि राज्यपाल का नोटिफिकेशन। तो हमारे वहां तो जो ओबीसी बन रहा है एक तरीके से, वो एक तरीके क्वेक्स है, हम कहेंगे। तो ऐसा ही लटकू राम क्यों रहेंगे ना ओबीसी में, नहीं न तो एससी में। तो ये विसंगति बहुत जल्द दूर होनी चाहिए, इसके लिए हम प्रयास। विधानसभा सीटों की बात कही है, साफ कर दीजिए कि कितनी सीटों की डिमांड करेंगे। हम डिमांड वाले नेता नहीं हैं, नहीं डिमांड वाले नेता नहीं हैं। हम इस लायक जरूर हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रधान मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री बुलाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, और जो जीत वाली सीट होती है, कितनी सीटें देना बता देते, इतनी सीटें तुम्हें मिलेंगी, उतनी सीटें हमें मिल जाती हैं, और कौन लड़ेगा उस पर हम दोनों आदमी चर्चा करते। इसीलिए तो हमें 15 सीटें मिली थी, 11 हारी हुई, मैंने खुद कह के लिया था, और उसमें 11 में से 9 जीत कर दिया, 11 विधायक हमने बनाया। तो हम लोग तय करते, 2 सीटें पहले से भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, और कि जो दल जिसमें लड़ा रहा था वो उसको दे देते हैं। पहले भी हम अपना दल को उन लोगों ने दे रखा था जहां उपचुनाव हुए थे। हमारा तो अभी उपचुनाव पहली बार है। तो हमारा एक तो मझवा में है, मझवा हमारे विधायक थे और हमारे फिर वो आज सांसद हैं, और कटेहरी में हम कम सीटें, 2 सीटें, लेकिन हम तो 10 पर लोगों को उनको जितवाने के लिए हम तैयारी करें, और 2 सीटें हम अपनी पूर्ण रूप से तैयारी करें। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आया, आपके एमडी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो उतने मन मुताबिक नहीं आ पाया, लेकिन विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, मैंने पहले बता दिया कि कभी भी हमको सरकार में रहना था, आज मोदी को फिर से सत्ता में आना था,
तो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलते तो आज जवाबदेही देनी पड़ती। तो जिसे आना ही नहीं था वो 100 झूठ बोला, उसे खाली सबके सामने आना था कि हमारे पास इतना सीट बढ़ रहा। तो उन्होंने अब समाज पूछ रहा ना, अब तो कांग्रेस के दरवाजे लोग जा रहे हैं कि 1 लाख हमारा कहाँ है, हमें 8,500 दे दीजिए।